हेलो डियर स्टूडेंट्स। अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आज आप लोगों को सेमेस्टर 4 डिप्लोमा के मींस पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर 4 का एक इम्पॉर्टेंट पेपर डिस्कस करूंगा, जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मतलब सीएसई और ईसीई मींस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 4 का एक इम्पॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, तो पेपर है हमारा CHP, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है दोनों ब्रांचेस के लिए, सीएससी के लिए भी और ईसीई के लिए भी। तो इस सिलेबस में जो सीएचपी का सिलेबस है उसमें यूनिट 1 का जो यूनिट 1 क्या मतलब यूनिट 1 से लेके लास्ट यूनिट 5 तक हम कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लेक्चर सीरीज में जाएंगे, लेक्चर 1 2 इस तरीके से होगा, पूरा सिलेबस आप लोगों को यहाँ अवेलेबल कराया जाएगा। तो जो स्टूडेंट पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी सबको दे दें कि हमारे यहाँ अध्ययन द एफर्ट में 22 मार्च से नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए, सारे ब्रांचेस के लिए। तो आप 22 तारीख से होली के बाद यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरल। तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपके सिलेबस में सीएचपी के यूनिट 1 में पहला टॉपिक लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो ये क्या होता है, पहले डिजिटल कंप्यूटर क्यों हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल कंप्यूटर को। सबसे पहले तो समझ लो कि कंप्यूटर होते कितने तरह के हैं, फिर हम लोग डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे। तो अगर हम लोग कंप्यूटर को कैटेगराइज करेंगे तो किस बेसिस पे कैटेगराइजेशन करेंगे, जैसे अगर मोबाइल को बांटना हो कि मोबाइल कितने तरह का है, तो हम लोग बहुत सारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम नेटवर्क के हिसाब से अगर बांट दें तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि 2G फोन होगा, 3G फोन होगा, 4G फोन होगा, 5G फोन होगा, है ना। नेटवर्क के आधार पे बांट दिए कि ये 2G को सपोर्ट करेगा, कोई 3G को, कोई 4G को, कोई 5G को। ये हो गया नेटवर्क के आधार पे। अगर हम उसको डिवाइड कर दे ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी, तो कंपनी के आधार पे बांटोगे, ब्रांड के हिसाब से बांटोगे तो सैमसंग का फोन होगा, एमआई का फोन होगा, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, है ना। iOS मीन्स आईफोन बोल दोगे, तो अलग अलग ब्रांड के हिसाब से बांट दिए। फिर कहीं बोलेंगे नहीं ब्रांड के हिसाब से नहीं, सिम कार्ड के अकॉर्डिंग बांटते हैं, तो जीएसएम फोन बोल सकते हैं, सीडीएमए फोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा क्राइटेरिया है, प्राइस के हिसाब से बांटते हैं। लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग में बांट देते हैं, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल अलग हो गया, आईओएस अलग हो गया, उसके बाद जावा फोन अलग हो गया, सिम्बियन फोन अलग हो गया, विंडोज फोन अलग हो गया। तो ये एक्चुअली फोन नहीं है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड फोन अलग हो गया, विंडोज फोन अलग हो गया, है ना, आईओएस अलग हो गया। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे के आधार पे बांट दिया। तो सारा ही मोबाइल है, बट हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग बांट देते हैं। तो वैसे ही अगर कंप्यूटर को बांटे अगर हम लोग, तो अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बांटते हैं। तो अगर हम साइज के हिसाब से बांट दें कंप्यूटर को, तो अकॉर्डिंग टू साइज कंप्यूटर क्या होगा, तो सब में डिफरेंस किस बात का होगा। अगर हम साइज के हिसाब से कंप्यूटर को बांटे तो सब में साइज का अंतर होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, इस तरीके से। तो अगर हम लोग सबसे छोटा कंप्यूटर लिखेंगे सबसे पहले, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो। इससे बड़ा कंप्यूटर क्या होगा, हम लोग बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। इससे भी बड़ा कंप्यूटर क्या होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इससे भी बड़ा कंप्यूटर क्या होगा, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, फ्यूचर में इससे भी बड़े कंप्यूटर डेवलप करने के लिए रिसर्च अभी कंटिन्यू है, हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्वांटम कंप्यूटर हम लोग बात करेंगे। क्वांटम कंप्यूटर अभी कंप्यूटर बना नहीं है, ये क्वांटम कंप्यूटर अंडर का जो डेवलपमेंट है, अंडर प्रोसेसिंग है, अभी भी रिसर्च चल रहा है क्वांटम कंप्यूटर को डेवलप करने का। तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर है क्या। तो पहले हम लोग साइज के हिसाब से बांट दिए। जैसे हम बोले ना भी कि मोबाइल को तुम कैसे बांट सकते हो, कितने तरह के मोबाइल है, तो हम बोलेंगे मोबाइल को अगर हम नेटवर्क के आधार पे बांट दें तो कितना होगा, 2G फोन, 1G भी बोल सकते थे फर्स्ट जनरेशन का, फिर 3G फोन, 4G फोन, 5G फोन, इस तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बांट दें ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम लोग क्या बोल सकते थे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला फ़ोन, आईफोन, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम वाला फ़ोन, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ोन, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ोन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ोन। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पे बांट दिए। ब्रांड के हिसाब से बांट दो,
तो ब्रांड के हिसाब से क्या हो जाएगा, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, ऐसे बांट सकते हैं अलग अलग। तो उसी तरीके से हम बांट रहे हैं। कंप्यूटर कितने तरह का है तो हम साइज के आधार पे बांट दिए, तो साइज के हिसाब से क्या हो जाएगा, माइक्रो, उससे बड़ा मिनी, उससे बड़ा मेन फ्रेम, उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर। लेकिन अगर हम लोग दूसरे क्राइटेरिया को ले लें, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, उसका काम कैसा है, ये साइज और स्पीड दोनों के आधार पे है। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो माइक्रो छोटा है, स्पीड कम, मिनी थोड़ा बड़ा हो गया, स्पीड भी बढ़ गया। फिर मेन फ्रेम और बड़ा कंप्यूटर, स्पीड भी बढ़ गया। सुपर कंप्यूटर और बड़ा कंप्यूटर और इसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका स्पीड भी बढ़ रहा है। तो कह सकते हो कि ये साइज और स्पीड के आधार पर बांटा गया। लेकिन अगर हम लोग वर्क के आधार पर बोले कि क्या वर्क है, तो बोलेंगे उसमें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर हम लोग पर्पस के अकॉर्डिंग भी बांटते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। बट अभी हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं कि साइज या स्पीड के आधार पे बांटें तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, और वर्क के आधार पे बांट दें तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जनरली अगर मेन कैटेगरी देखा जाए ना, कोई आपसे पूछता है कि कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, तो आप कह सकते हैं कंप्यूटर 3 तरह का है, क्योंकि मेन कैटेगरी हम लोग इसी को मानते हैं, ठीक है। तो वर्क के आधार पर 3, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो अगर पूछा कोई कि कंप्यूटर कितने तरह का होता है, तो बोलेंगे वर्ल्ड में कंप्यूटर 3 ही तरह के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम लोग जितना भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं इसमें, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर, तो ये सारे कंप्यूटर्स किस कैटेगरी के हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर के हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर भी बोलोगे तो डिजिटल होगा, एनालॉग, ये मिनी कंप्यूटर भी बोलोगे तो डिजिटल होगा, मेन फ्रेम भी डिजिटल होगा और सुपर कंप्यूटर भी डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। तो हम लोगों को जो सिलेबस में डिस्कस करना है वो क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन उसको समझने के लिए हमको उसके सारे टाइप्स, जो उनसे, जैसे हम लोग वर्क के बेसिस पे कैटेगराइज किए, तो उनसे रिलेटेड जो है वो सारे कंप्यूटर्स के बारे में जानना होगा कि कैसे अलग है डिजिटल कंप्यूटर, क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर, क्या होता है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं ये, और ये याद रखना माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर सारे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, और इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि माइक्रो क्या है, मिनी क्या है, मेन फ्रेम क्या है और सुपर क्या है। तो हम लोग पहले मेन कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एनालॉग कंप्यूटर, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिजिटल कंप्यूटर, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर हाइब्रिड का। तो सबसे पहले दो वर्ड के बीच में डिफरेंस समझ लो, मेजरमेंट और कैलकुलेशन में क्या अंतर है। तो अगर हम, जैसे मैथमेटिक्स सब लोग जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि एक पेन का कीमत अगर 3 रुपया है तो 5 पेन का कीमत कितना होगा। इफ द प्राइस ऑफ 1 पेन इज 3 रुपीज, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स। तो क्या बोलेंगे आप, एक पेन का 3 रुपया तो 5 पेन का 15 रुपया होगा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक पेन का कीमत 2 रुपया है तो 10 पेन का कीमत कितना होगा, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कि एक पेन का 2 रुपया है तो 10 पेन का 20 रुपया होगा, 10 इंटू 2। तो ये आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी आप तो कैलकुलेशन सिंपली कर लिए, अब हम आपसे बोलेंगे, सिंपल क्वेश्चन था ना कि एक पेन का कीमत 2 रुपया तो 10 पेन का 20 रुपया हो गया, 2 रुपया करके कैलकुलेट कर लिया। अब हम बोल रहे हैं कि हमारा जो वजन है, या पेन का ही एग्जांपल ले लें कि एक पेन का वजन, इस पेन का वजन अगर 10 ग्राम है तो इसका लेंथ बता दीजिए। तो ये कौन सा मैथमेटिक्स में बना सकता है, इम्पॉसिबल है। हम सिर्फ वजन बता रहे हैं कि इसका वजन 20 ग्राम है तो इसका लंबाई कितना होगा, तो इम्पॉसिबल है कैलकुलेट करना, हमको मापना ही पड़ेगा इसका लंबाई कितना है, कैलकुलेशन तो नहीं हो रहा है। हम अगर पूछे कि हमारा वेट 59 kg है, तो मेरा वेट तो तुमको पता चल गया, अब मैथ्स जानते हो, तो बताओ मेरा हाइट कितना है। तो कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला से ये कैलकुलेट नहीं हो सकता है कि वजन पता है तो हाइट बता देंगे, या किसी का हाइट पता है, बोल रहे हैं कि चलो 5 फीट 5 इंच का एक आदमी है, तो बताओ उसका वजन कितना होगा। तो इम्पॉसिबल है, एग्जैक्ट वजन उसका बता पाना इम्पॉसिबल है जब तक हम उसका वजन मापेंगे नहीं। तो कैलकुलेशन कभी कभी हमारा, मतलब बहुत सारी चीज़ों का पॉसिबल नहीं, हमको मेजर करना ही पड़ता है। तो जो भी, तो समझ में आया ना मेजरमेंट क्या है और कैलकुलेशन क्या है।
मापना अलग चीज है और कैलकुलेट करना अलग चीज है। तो जो भी कंप्यूटर मेजरमेंट कर सकता है वो कंप्यूटर एनालॉग होगा, जो कैलकुलेशन करेगा वो डिजिटल होगा, और जो दोनों काम करेगा उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। तो उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले दोनों का फीचर्स देख लिया, जब दोनों के फीचर्स को मिला देंगे तो वही क्या बन जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या बोले एनालॉग कंप्यूटर के बारे में कि इट इज यूज्ड ओनली फॉर मेजरमेंट, इट इज यूज्ड ओनली फॉर मेजरमेंट, ये कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, ओनली फॉर मेजरमेंट। तो ठीक इसका उल्टा यहां पर आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड ओनली फॉर कैलकुलेशन। ह्यूज डिफरेंस है, यहां मेजरमेंट होगा कैलकुलेशन नहीं, यहां कैलकुलेशन होगा मेजरमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे और हम लोग थोड़ा डिटेल में अभी दूसरा पॉइंट का बात करते हैं। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। जो एनालॉग कंप्यूटर है ये हमेशा कंटिन्यूअस वैल्यू पे काम करेगा और डिजिटल कंप्यूटर हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू मतलब डिसकंटिन्यूअस वैल्यू पे काम करेगा। वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस वैल्यू, ठीक है, एंड इट वर्क्स ऑन डिस्क्रीट वैल्यू, जिसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं, डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस वैल्यू। ये कंटिन्यूअस हो गया या डिसकंटिन्यूअस हो गया। इट डजंट हैव स्टोरेज कैपेसिटी, डजंट हैव स्टोरेज कैपेसिटी, बट इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होता है, इट हैज स्टोरेज कैपेसिटी। फिर बात करेंगे अब एनालॉग कंप्यूटर में जैसे 3 पॉइंट को डिस्कस किए, इसमें भी 3 पॉइंट को डिस्कस किए। ठीक है, ये हमेशा हमको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है, ये जो डिसकंटिन्यूअस या डिजिटल कह लो, लेकिन ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले तो पहला पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि मेजरमेंट क्या है और कैलकुलेशन क्या है ना। और जैसे घड़ी हम लोग बोलते हैं, तो घड़ी को कैसे पहचाने कि वो एनालॉग है या डिजिटल है। तो मान लो एक घड़ी ऐसा है जिसमें कुछ नंबर्स नहीं लिखे होते, लेकिन फिर भी आप टाइम बता देते हो। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अभी एक सुई यहाँ है और बड़ी वाली सुई यहाँ पर है, तो आप टाइम कितना बोलेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ 9 होता है, यहाँ 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ 6 होता है ना। तो आपको दिख रहा है कि अच्छा अप्रॉक्स ये 8 और 9 के बीच में है और ये लगभग 5 और 6 के बीच में है। तो लगभग चलो इसको 6 के आसपास ही कर देते हैं पूरा। तो अब आप क्या कहेंगे इसमें कि 8:30 हो रहा है, 8:30 बज रहा है। आवर्स का सुई को आप देख रहे हैं कि 8 के पास है, 8 और 9 के बीच में, और बड़ी वाली जो सुई है मिनट वाला वो कहाँ पर है, 6 के पास। तो आप क्या करते हैं, तो अगर कोई छोटे बच्चे से पूछे, छोटा बच्चा जिसको कैलकुलेशन नहीं आता हो, है ना, कैलकुलेशन नहीं आता है, सिर्फ नंबर पढ़ना जानता है, छोटा बच्चा है, कभी स्कूल नहीं गया, 1 2 3 4 जानता है, ABCD जानता है। अब उससे टाइम पूछो तो उसमें नंबर लिखा भी हो, अगर जैसे 12 हो, 3 हो, या पूरा लिखा हो, अब उससे पूछते हैं कि कितना टाइम हो रहा है, तो नंबर पढ़ पाएगा लेकिन टाइम नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको कैलकुलेशन नहीं आता है। तो कहेगा क्या कि एक सुई 8 पे है, एक सुई 6 पे है, बड़ा वाला, बट टाइम नहीं पता। लेकिन वही बच्चा जिसको कैलकुलेशन कुछ नहीं आता है, तो वो आपसे कहता है कि बड़ा वाला सुई 8 और 9 के बीच में दिख रहा है, और छोटा वाला सुई 8 और 9 के बीच में, लेकिन बड़ी वाली सुई जो है वो 6 के पास है। तो आप समझ जाएंगे अच्छा 6 पे है बड़ा वाला सुई, मतलब 30 मिनट हो रहा होगा, और 8 और 9 के बीच में बोला था, मतलब 8:30 हो रहा होगा। तो आप कैसे समझ गए 30 मिनट हो रहा है, कहीं तो 30 लिखा हुआ नहीं, बच्चा भी 30 नहीं बोला, वो क्या बोला फिर, सिर्फ कि बड़ा वाला सुई कहाँ है, 6 पे है। तो आप मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 5-5 मिनट का इंटरवल होता है, यहाँ से 12 से 1, 1 से 2, तो आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो आप बोले 30 हो गया, 6 × 5 30 मिनट। अगर वो 7 पे बोलता तो आप बोलते 35 मिनट हो रहा है, 8 पे बोलता तो 40 मिनट, 9 पे 45 मिनट, 10 पे 50 मिनट, क्योंकि आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, बच्चे को नहीं आता था तो वो टाइम नहीं बता पाया। ठीक है, लेकिन उसी बच्चे को आप एक दूसरा एग्जाम्पल दूसरे घड़ी पे देखने के लिए भेज दीजिए जिसमें लिखा हो इस तरीके से, तो वो नंबर पढ़ना जानता था,
जैसे बताया था आपको कि बड़ा वाला सुई 6 पे है और छोटा वाला सुई 8 और 9 के बीच में दिख रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर लिए और बता दिए क्या 830 हो रहा है। अब यहाँ पर उसको कैलकुलेशन नहीं आता है, लेकिन वही बच्चा दूसरे रूम में गया और वहाँ देख रहा है कि 8 और 30 लिखा है, तो आके बोलेगा कितना टाइम हो रहा है, तब वो क्या बोलेगा 8 और 30। तो 8:30 मतलब वो तो टाइम बता दिया। तो क्या इस बार बच्चे को कैलकुलेशन आता था? वही बच्चा इस घड़ी में टाइम नहीं बता पाया और यहाँ बता रहा है कि 8:30 है। इसका मतलब इस बार घड़ी को कैलकुलेट मतलब घड़ी खुद कैलकुलेशन कर रहा है, बच्चे को कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं पड़ा, वो सीधा बता दिया। तो यहाँ कैलकुलेशन कौन कर रहा है? यहाँ कैलकुलेशन हम कर रहे थे कि 6 × 5 मतलब 30 मिनट हो रहा है, ये हम जान रहे, बच्चा नहीं जान पाया। लेकिन वो बच्चा यहाँ जान रहा है कि 8:30 हो रहा है। तो इस बार बच्चे को कैलकुलेशन नहीं आता था, फिर भी बता दिया। इस बार कैलकुलेशन घड़ी खुद किया और बच्चे को बता दिया कि टाइम जो है वो 8:30 हो रहा है। लेकिन ये जो टाइम है कंटिन्यूअस चल रहा है, तो इसको हम डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि पहला डिफरेंस तो समझ में आ गया कि ये मेजर करता है, कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन कैसे हो रहा है? तो 8 हो रहा है, 8:30 के बाद 8:31 होगा। अब ये बच्चा जिस समय देखा होगा उसी समय 8:30 हुआ। आप पूछे कितना, तो बोला 8:30। 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद 40 सेकंड तक रुके हम, और फिर पूछे कितना हुआ, तो जिस समय वो देखा था उसी समय 30 हुआ था। अब ये तो 60 सेकंड के बाद बदलेगा ये 31। 1 मिनट का टाइम इंटरवल होता है ना, 60 सेकंड होगा तब जाकर के ये 31 होगा। तो बच्चा से पूछे आप उसी समय 30 हुआ, बता दिया 8:30। अब हम 40 सेकंड रुके और उसको फिर पूछे कि कितना टाइम हो रहा है, तो बोलेगा 8:30, क्योंकि वही लिखा हुआ है घड़ी में। फिर 10 सेकंड बाद पूछेंगे तभी भी वो 8:30, क्योंकि 40 सेकंड और फिर 10 सेकंड 50 सेकंड ही हुआ है अभी। फिर 15 सेकंड बाद पूछेंगे तब बोलेगा हाँ 8:31 हो गया। तो वो जो बार बार हम पूछ रहे हैं उससे 40 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद, फिर भी वो 8:30 ही बोल रहा है। रीजन क्या है? घड़ी में उतना ही दिख रहा है। तो क्या समय रुक गया? समय तो कभी रुकता नहीं है। लेकिन 8:30 दिखाया, 8:31 दिखाया, बीच का वैल्यू गायब है, क्योंकि 30 और 31 के बीच में भी तो वैल्यू होना चाहिए। होता है 30.25, 30.5, 30.6, लेकिन कुछ नहीं दिखाया, सीधा 31 हो गया। और ये तो इम्पॉसिबल है, 30 और 31 के बीच में बहुत सारे वैल्यूज होंगे, लेकिन ये नहीं दिखाया। 30 दिखाया फिर गायब हो गया, एक ही बार 31 बता रहा है। जैसे आपका उम्र, आप 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, तो 16 साल से सीधा आप 17 साल के नहीं हो जाएंगे। 16 साल 1 महीना, 16 साल 2 महीना, 16 साल 2 महीने 8 घंटे 15 मिनट 6 सेकंड, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम लोग सीधा बोल देते हैं क्या, 17 साल के फिर अगला साल 18 के, तो बीच में इंटरवल है ना जी, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड एज बढ़ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ 30 दिखा दिया, 31 दिखा दिया, बीच का वैल्यू गायब है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रीट है, डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहाँ दिखा रहा है? 30 के बाद 31 कैसे हो गया? उसको पॉइंट में बढ़ना चाहिए था, नहीं दिखा रहा है, इसलिए इसको हम डिसकंटिन्यूअस बोल रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ये 32 होगा, फिर 33, 35, ऐसे होते हुए कहाँ तक जाएगा? 8:59। लेकिन क्या ये 60 होगा? तो बोलेंगे नहीं, 8:60 तो हो ही नहीं सकता। 8:59, उसके बाद 8:60 नहीं होता है, ये क्या हो जाता है? 00, और ये 8 से बढ़ के क्या हो जाता है? 9। तो अब 9 बज गया। 8:59 के बाद ये 0, तो देखो कैसे कैलकुलेट कर रहा है घड़ी। पहले इसको बढ़ा रहा था, 30 हुआ, 31 हुआ, 32 हुआ, 33 हुआ, 34 हुआ, ऐसे करते करते वो बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है। वो 59 तक गया, फिर उसको पता है कि नहीं 59 के बाद हमको 0 हो जाना है, तो वो 0 कर दिया। इस बार 8 को, जो कि 8 हमेशा कांस्टेंट था, सिर्फ इधर बढ़ रहा था 30, 31, 32, अब वो नहीं बढ़ के अब ये 8 से बढ़ के 9 हो गया। तो उसको पता है कि कब किसको बढ़ाना है। तो 60 सेकंड तक, 60 मिनट तक ऐसे बढ़ता रहा। 59 से 0 हुआ, अब इसको बढ़ा दिया, अब फिर से ये कांस्टेंट हो जाएगा, अब ये बढ़ता रहेगा 0 के बाद 1 2 3 4, ऐसे ही 59 तक जाएगा। और जब 9:59 हो जाएगा तो अगले बार फिर ये 0 हो जाएगा और ये 9 से बढ़ के 10 हो जाएगा। तो है ना डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि 59 के बाद सीधा 0 हो गया, 59 पॉइंट समथिंग, और कैलकुलेशन कर रहा है। ये हम प्रूफ करके दिखाएं आपको कि ये कैलकुलेशन कर रहा है। अब किसी को कंफ्यूजन होगा कि डिसकंटिन्यूअस कैसे है। मान लेते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन कोई घड़ी तो ऐसा होगा जो कि सेकंड भी दिखाएगा। तो मान लो 8:30 और 42 सेकंड हो गया, ऐसा भी घड़ी हम लोग देखते हैं। तो अब क्या इसको हम कंटिन्यूअस मान लें? तो बोलेंगे 8:30 हुआ और इसके बाद 42 सेकंड के बाद 43 सेकंड होगा। तो चलो मिनट तो ठीक है, सेकंड चल रहा है, 42 सेकंड, 43 सेकंड, 44 सेकंड, तो तुरंत नहीं बढ़ेगा। अब 42 सेकंड के बाद सीधा 43 सेकंड कैसे हो गया? इस बीच में भी तो होना चाहिए था कि 42.2 सेकंड, 42.3 सेकंड, नहीं दिखा रहा है ये, सीधा 42 के बाद 43 सेकंड बोल रहा है। तो अभी भी डिसकंटिन्यूअस है। अब बोलेंगे नहीं चलो आवर दिख रहा है, मिनट दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है, तो 42 के बाद सीधा 43 दिखा दिया,
तो बोलेंगे नहीं, मिली सेकेंड भी तो दिखाता है कोई घड़ी। तो अगर मिली सेकेंड दिखने लगा तो बोलते हैं 100 मिली सेकेंड का 1 सेकेंड होता है। तो ये मान लो दिखा रहा है तुमको 98, फिर अगले बार होगा 99। तो क्या होगा, देखो 8:30 ही हो रहा है और 42 सेकेंड ही हुआ है, लेकिन 98 के बाद 99 मिली सेकेंड हुआ है। फिर जाकर के ये 00 होगा, तो जब 100 मिली सेकेंड पूरा होगा तब ये 42 से जाके 43 होगा। तो कौन घड़ी इतना दिखाता है? स्टॉप वॉच में देखते हैं हम लोग मिली सेकेंड तक दिखता है, मिनट दिखता है, सेकेंड और मिली सेकेंड। ये तुम मोबाइल में स्टॉप वॉच चला के देख सकते हो। लेकिन अब मिली सेकेंड दिखा रहा है तो बोलेंगे 98 दिखाया, 99 दिखाया, फिर 98 के बाद 99, तो 98.2 कहाँ गया, 98.3 कहाँ गया? तो फिर बोला कि डिसकंटिन्यूअस है। अब बोलेंगे मिली सेकेंड से छोटा चीज़ भी तो दिखाना चाहिए था। तो कौन घड़ी दिखाएगा? माइक्रो सेकेंड है, आगे नैनो सेकेंड है, पीको सेकेंड है, फेम्टो सेकेंड है, तो बहुत सारे ऐसे यूनिट है। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कुछ चीज़ दिखाता है, कुछ चीज़ मिसिंग हो जाता है, कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं दिखा पाता, इसीलिए हम लोग डिस्क्रीट बोलते हैं इसको। तो डिजिटल हो गया है ना, डिसकंटिन्यूअस है जिसके कारण इसको डिजिटल बोल रहे हैं। दूसरा चीज ये कैलकुलेशन भी कर रहा है, उसको पता है कि इसको 59 तक के बाद फिर जीरो कर देना है, मिनट को, सेकंड को भी 59 के बाद जीरो करना है, लेकिन मिली सेकंड को 99 के बाद जीरो करेगा, क्योंकि इसको पता है 100 मिली सेकंड के बाद 1 सेकंड होता है, फिर 60 सेकंड के बाद 1 मिनट होता है। फिर यहाँ पर देखो कि अब ये 8 9 10, 8 बजा, 9 बजा, अब ये भी क्या 60 बजेगा, 59 बजेगा? नहीं, इसको 11 के बाद 12 करेगा। जैसे अब डिपेंड करता है कि 24 आवर वाला फॉर्मेट है या 12 आवर वाला फॉर्मेट है। तो 12 वाला में क्या होगा, 11:59 के बाद 12 होगा, लेकिन 12 के बाद फिर से 1 हो जाएगा, फिर से 2 होगा। तो उसको पता है कि कब किसको बढ़ाना है, कब किसको घटाना है, कब किसको रिसेट करना है। तो कैलकुलेशन करता है, हम लोगों को नहीं करना पड़ता। तो क्या बोल रहे थे कि बच्चे को इसमें टाइम नहीं पता चला क्योंकि उसको कैलकुलेशन नहीं आता है, लेकिन यहाँ बच्चा पढ़ के बता देगा 8:30 हो रहा है, 42 सेकेंड हो रहा है, या बोलेगा 8 30 एंड 42 एंड 98 पूरा। तो है, इसमें कैलकुलेशन घड़ी करता है और हमेशा डिसकंटिन्यूअस वैल्यू देता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, थर्मामीटर जैसे देखते हैं हम लोग। तो थर्मामीटर में मरकरी भरा होता है। अब इसमें 5, 10, 15, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट में मान लो लिखा हुआ है, टेम्परेचर दिखाता है। हम लोग तापमान मापते हैं इससे, तो याद रखना मापते हैं, हम कह रहे हैं कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तापमान को माप रहे हैं कि कितना तापमान। किसी का फीवर हो गया, हमको फीवर मापना है कि कितना उसका बॉडी का फीवर है, टेम्परेचर। तो मान लो 10 डिग्री दिखा रहा है ऐसे फ़ारेनहाइट में। अब मरकरी यहाँ है, तो मरकरी बाहर से तो जाएगा नहीं। अब मान लो थोड़ा देर बाद तापमान 10 डिग्री से बढ़ के ऐसे 15 डिग्री हो गया, तो मरकरी बाहर से तो नहीं घूम के जाएगा, इधर ही से बढ़ेगा। तो 10 से सीधा 15 कैसे चल जाएगा? 10 के बाद 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा और तब 15 होगा। तो 10 से 15 तक कैसे जा रहा है जी? डायरेक्ट नहीं जा रहा है। 10 से पहले मरकरी यहाँ पहुंचा 11, फिर पहुंचेगा 12, फिर 13, 14 और तब 15। तो बोलेंगे 10 से सीधा 11 हो जाएगा क्या? ठीक है, क्या 10 से सीधा 11 पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 10 के बाद क्या हुआ होगा, 10 के बाद 11, 10 से 11 के बीच में 10.5 भी तो था। तो ये कहाँ दिखाया? दिखाया होगा, मरकरी जरूर वहां गया होगा, बट हम नहीं देख पाते हैं। मरकरी कैसे जाएगा स्किप करके, इधर ही से जा रहा है। तो सोचो, चलो इसको इरेज कर देते हैं। तो मान लो मरकरी यहाँ पर है, अभी 5 था, 10 था, 15 था और 20 था, यहाँ तक है मरकरी। अब 10 से 15 तक पहुँचना है, तो यहाँ जाएगा 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में। तो यहाँ पर कैसे पहुँच गया? सीधा यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाएगा, उस बीच में भी तो गया होगा। तो बोलेंगे कि 10 से 11 के बीच में वो 10.5 के पास भी गया होगा। अब बोलेंगे 10.0 और 10.5 के बीच में यहाँ भी तो गया होगा, यहाँ भी तो गया होगा, तो इस बीच में नहीं गया होगा क्या पहले? तो 10.0 और 10.5 के बीच में तो बोलेंगे 10.2 पे भी तो गया होगा। अब 10.0 और 10.2 के बीच में भी कोई वैल्यू होगा, तो बोलेंगे 10.1 होगा। अब 10.0 और 10.1 के बीच में तो बोलेंगे हाँ 10.001 होगा। अब 10.0 और 10.001 के बीच में तो बोलेंगे हाँ 10.0 और 10.001 के बीच में क्या होगा, तो 10.00001 होगा। फिर इन दोनों के बीच में होगा तो इनफाइनाइट वैल्यू होगा जी 10 और 11 के बीच में, और वो मरकरी सब दिखाया होगा। क्या हम बोल रहे हैं कि 10.100127 एक वैल्यू है, 10 से बड़ा है और 11 से छोटा है। क्या नहीं दिखाया होगा मरकरी? दिखाया होगा, कभी ना कभी मरकरी उस वैल्यू पे गया होगा, हम नहीं देख पाएंगे। माइक्रोस्कोप से देखो पता चलेगा कैसे वो इंक्रीज हो रहा है। तो जाएगा कंटिन्यूअस भी और घटेगा भी तो कंटिन्यूअस ही।
ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि ये डिस्क्रीट है, लेकिन एनालॉग वाला जो कि तापमान माप रहा है, तो अब मापने का बात कर रहे हैं तो एनालॉग होगा, और ये कंटिन्यूअस वैल्यू पे काम करेगा। स्पीडोमीटर का देख लो, स्पीडोमीटर देखा होगा बाइक में, स्कूटी में, तो यहाँ 0 होता है, 20 होता है, 40 होता है, 60 होता है, 80 होता है और 100 होता है। अब ये क्या दिखा रहा है? किलोमीटर पर आवर, स्पीड मापते हैं हम लोग। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से चल रहे हैं, थोड़ा देर के बाद स्पीड बढ़ा दिए, कितना पहुंचा दिए? 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड। अब 40 के स्पीड से स्कूटी चल रहा है, अब हम एक्सेलरेट कर दिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने लगा, तो सीधा स्पीड 40 से 60 हो गया। तो ये सुई कभी तो यहाँ पर 41 42 ऐसे गया होगा, तो 40 से लेके 60 चले गए, तो 40 से 41 कैसे गया? तो बोलेंगे नहीं 40.0 था तो 41.0 सीधा कैसे हो जाएगा? 40.0000125 ये भी तो हुआ होगा कभी, तो 40 और 41 के बीच में है, तो बढ़ते हुए जा रहा है स्पीड 60 तक, तो एक एक वैल्यू सुई दिखाते हुए जाएगा। अब मान लो सुई यहाँ पहुंचा है तो कितना स्पीड होगा? अब इस बीच में भी तो कभी पहुंचा होगा, इस बीच में भी कभी पहुंचा होगा, तो हर एक वैल्यू यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा। 40 और 60 के बीच में जितना पॉसिबल वैल्यू है वो सब दिखाया होगा सुई। अब जब मान लो 60 की स्पीड से चलने लगे, ब्रेकर आया, ब्रेक लगा दी, तो ये डायरेक्ट 60 से घट के 40 पे नहीं आ जाएगा, वो सुई धीरे धीरे दिखेगा कि डिक्रीज हो रहा है स्पीड, मतलब सुई आगे भी जाएगा तो कंटिन्यूअस, घटेगा भी तो कंटिन्यूअस। ठीक है, तो स्पीड जो माप रहा है वो भी क्या है? कंटिन्यूअस। ये जो स्पीडोमीटर है कंटिन्यूअस है, मतलब ये एनालॉग मीटर है। लेकिन डिजिटल वाला होता, अब देखो होगा क्या, मान लो 40 की स्पीड से चला रहे थे, अब 60 तक पहुंच गए, अब अचानक ब्रेक लगा दिए, बाइक एकदम रुक गया, स्कूटी है मान लो, डिस्क ब्रेक जैसा लगा दिए, रुक गया, तो सीधा स्पीड कितना हो गया? 0, क्योंकि स्कूटी खड़ा है। तो क्या ये सीधा जंप करके 0 पे आ जाएगा? नहीं, वो धीरे धीरे मीटर डाउन होना शुरू होता है। पता चला कि जब तक मीटर इधर 20 तक पहुंचा था, स्टार्ट करके चल दिए, तो 0 तक पहुंचने ही नहीं दिए और फिर से चल दिए हम, तो स्पीड 0 से फिर बढ़ने लगा, 0 तक तो पहुंचा ही नहीं था, 20 तक आया था और हम स्टार्ट करके चल दिए, तो सुई नीचे धीरे धीरे डाउन हो रहा था, हम स्पीड बढ़ा दिए तो फिर बढ़ने लगा, वो 0 तक नहीं पहुंचा, जबकि स्कूटी बीच में हम खड़ा करके रोक दिए थे, तो 0 होना चाहिए था। लेकिन वही डिजिटल मीटर होता, तो मान लो अभी हम 60.8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चला रहे हैं, तो अगर हम अचानक डिस्क ब्रेक लगा दें तो ये सीधा 0.0 दिखेगा, तो ये सीधा मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है, सीधा 60 से 0 पे आ जाएगा, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा, ये मीटर घटेगा धीरे धीरे। तो ये एनालॉग मीटर हुआ और ये डिजिटल मीटर हुआ, क्योंकि ये जो है ये डिस्क्रीट है, डिसकंटिन्यूअस वैल्यू पे काम कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, जो कंप्यूटर, जो भी डिवाइस मेजरमेंट का काम करता हो वो एनालॉग है। मेजरमेंट जैसे हार्ट बीट मापना है, तापमान मापना है, लेंथ मापना है, हाइट, वेट, कुछ भी माप रहे हो, प्रेशर माप रहे हो, तो वो सब मापने का काम, जहां मापने का नाम लिए वो एनालॉग है, जहां कैलकुलेट करने का नाम लिए वो डिजिटल है, जहां कंटिन्यूअस वैल्यू का नाम लिए वो एनालॉग है, जहां डिसकंटिन्यूअस का नाम लिए वहां डिजिटल है। इसमें स्टोरेज क्षमता नहीं होता, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होता है। ये हमेशा हम लोगों को डिजिटल मतलब न्यूमेरिक वैल्यू में रिजल्ट भी देता है, स्टोरेज कैपेसिटी तो होता ही। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस था एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के बीच में। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होगा? दोनों का मिक्सचर। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग दोनों का मिक्स करके हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ेंगे और सबका एग्जाम्पल भी देखेंगे कि हमारा लैपटॉप डिजिटल कंप्यूटर में आएगा कि एनालॉग में आएगा कि हाइब्रिड में आएगा, हमारा मोबाइल एनालॉग है कि डिजिटल कंप्यूटर है कि हाइब्रिड कंप्यूटर, और क्या हमारा मोबाइल कंप्यूटर है या नहीं है। राशन दुकान वाला भी कैलकुलेटर यूज करता है, हम लोग भी घर में कैलकुलेटर यूज करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो ये एनालॉग है कि डिजिटल है कि हाइब्रिड है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।